चलो मैं स्टार्ट करती हूँ जीएसटी सेट ऑफ। देखो जीएसटी सेट ऑफ में हमें क्या बता रहा है ये कि जो हमारा इनपुट जीएसटी होता है उसको हमें सेट ऑफ करना है आउटपुट जीएसटी से। मैंने फर्स्ट क्लास में इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लिया था कि जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं वो हम अपना इनपुट जीएसटी एडजस्ट करने के बाद हम वो वाला अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमें अपना इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। अब यहाँ पर सेट ऑफ ना ऐसे ही नहीं है कि हम कोई सा भी जीएसटी किसी के भी साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा उसका रूल है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तीन टाइप के हमारे यहाँ पर हमने जीएसटी देखे। एक हमारा सीजीएसटी, एक हमारा एसजीएसटी और एक हमारा आईजीएसटी। तो देखो दोनों ही हमारे इनपुट वाले भी होते हैं और आउटपुट वाले भी होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इनपुट जीएसटी की, तो इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है कि हमने वो पे कर दिया है। मतलब हम उसको जैसे हमारी परचेजेस थी या हमारा कोई एक्सपेंस था, हम उसके ऊपर वो जीएसटी पे करके आए थे। हम इनपुट जीएसटी को अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं। और आउटपुट जीएसटी हमारा क्या होता है, आउटपुट जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, सामने वाली पार्टी से कलेक्ट किया है, जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हमारा यहाँ पर हम इसको क्या करते थे, अपनी बुक्स में क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो मुझे अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसे पे करने हैं, जो मुझे गवर्नमेंट को पैसे पे करने हैं, वो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करके जितना मैं पे कर चुकी हूँ, मान लेते हैं मैंने 10 रुपीज पे किया और 12 रुपीज मैंने कलेक्ट किया, तो मैं सिर्फ 2 रुपीज है ऐसे जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा चार्ट बनाती हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर तीन चीजें लिखती हूँ, आउटपुट सीजीएसटी, एस आईजीएसटी, बीच में लिखती हूँ यहाँ पर आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऐसे इधर लिखती हूँ, आउटपुट वर्ड यूज नहीं करती, ऐसे ही इधर सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो होता क्या है, जितने भी टैक्स होते हैं ना, ये जैसे सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी किसके साथ सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी। मतलब जो ये इधर वाले हैं ये तो है इनपुट, और ये जो इधर वाले हैं ये है आउटपुट। ठीक है, मींस मुझे पे करने के लिए जो मेरे पास इनपुट सीजीएसटी होगा वो किसके साथ सेट ऑफ किया जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। ऐसे ही जो आईजीएसटी है वो भी आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, जो एसजीएसटी है वो एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। मींस पहले तो ये अपने वाले अपने से ही सेट ऑफ किए जाएंगे। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के साथ, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी के साथ, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी के साथ। लेकिन जो ये आईजीएसटी होता है ना, ये सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो जाता है और ये एसजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो जाता है। तो चार्ट कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक आईजीएसटी ऐसा कॉमन टैक्स है जो कि अपने से सेट ऑफ तो होगा ही, पहले तो ये खुद से सेट ऑफ किया जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। समझ रहे हो, रेफरेंस देखो मैंने यहाँ पर नंबरिंग डाल दी है। आईजीएसटी, अगर मैं सिर्फ आईजीएसटी की बात करती हूँ तो आईजीएसटी पहले तो खुद से सेट ऑफ करो, जो उसका खुद का बैलेंस है। देन उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करो। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करो। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे टैक्स हैं जो कि सिर्फ अपने से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, यानी कि सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ठीक है, एनी डाउट?
क्लियर है? अब देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक बार एक्सरसाइज पर आओ जल्दी से सब लोग। देखो जीएसटी सेट ऑफ के दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 11 एंड 12। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको प्लीज नोट कर लेना। ये जो मैंने इतना पार्ट लिखा है ना, ये क्विक रिवीजन के लिए तुम्हें हेल्प करेगा। आईजीएसटी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है, सीजी आईजीएसटी सीजीएसटी से और एसजीएसटी से, लेकिन सीजीएसटी अपने से सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी भी अपने से सेट ऑफ होगा। एक बार इसको नोट कर लो। एक चीज और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ये हमारा सीजीएसटी होता है ना, ये भी हमारा आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाता है। मतलब मैं एक क्लियर सा चार्ट बनाऊं ना, प्यारा सा, थोड़ा सा, इसमें तो पिच पिच हो गई, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके बना देती हूँ। तुम भी इसको थोड़ा खुला खुला बनाना। देखो पहले तो ये अपने अपने से होंगे, पहले एरो तो इनके अपने अपने से लगेंगे। ठीक है, फिर आईजीएसटी इसके साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, आईजीएसटी हमारा इसके साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। फिर जो ये सीजीएसटी होता है ना, ये हमारा आईजीएसटी से भी सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी से नहीं हो सकता। ऐसे ही एसजीएसटी जो है वो भी आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाता है। वो सीजी मतलब कहने का मतलब ये है, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकते। मतलब कहने का क्या है, तुम याद भी रख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी अपने से सेट ऑफ नहीं करने देगी। कि अगर उसके पास कुछ है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी उससे सेट ऑफ नहीं करने देगी। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे। ये देखो एक दूसरे से सेट ऑफ क्यों हो पा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है। सीजीएसटी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो पा रहा है, ऐसे ही एसजीएसटी भी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो पा रहा है। इसका मेन लॉजिक ये है क्योंकि आईजीएसटी में भी तो दो कंपोनेंट होते हैं ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सीजीएसटी अगर आईजीएसटी से सेट ऑफ हो पा रहा है, तो जो उसमें वो अपना वाला कंपोनेंट है सीजीएसटी, वो उससे सेट ऑफ हो रहा है। ऐसे ही एसजीएसटी का आईजीएसटी में भी कंपोनेंट होता है ना, तो वो एसजीएसटी अपने से सेट ऑफ हो रहा है कहीं ना कहीं, सीजीएसटी से नहीं हो रहा। इसलिए एसजीएसटी और सीजीएसटी आईजीएसटी से सेट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में, पहले जो मैंने पहले वाला बनाया था ना, पहले प्रायोरिटी हम उनको देते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन करके ना तुम्हें उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज में तो बस दो ही क्वेश्चन है, बाकी के इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चन है, तो तुम प्रैक्टिस के लिए उसको वहां से कर लेना। ठीक है, या फिर तुम चाहो तो मैं इलस्ट्रेशन वाले डिस्कस कर सकती हूँ, एक्सरसाइज वाले तुम लोग खुद से करना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लिखा था। आई थिंक नोट कर लिया है तुम लोगों ने ये? नोटिंग हो गई है? यस और नो? यार कुछ बोल तो दिया करो, एक तो तुम वीडियो ऑन नहीं करते, ऊपर से बोलते भी नहीं हो। हेलो? 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 एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मोहित सानवी?
मोहित, एम आई ऑडिबल? यस मैम। मैम बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? यस तो बोला करो, यस नो कुछ तो रिस्पॉन्ड किया करो। एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की है। समझ नहीं आता मुझे इसका रीजन क्या यस है। मैम, यू आर ऑडिबल। तो वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? मैंने उस दिन भी क्लास में बोला था, मैं डेली इस बात को अलग से बोलूंगी। एक क्लास में भी तुमने वीडियो ऑन नहीं की है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 में क्या लिखा है? हमें इनपुट जीएसटी दिया हुआ है और आउटपुट जीएसटी दिया हुआ है। तो देखो मैं इसको कैसे सेट ऑफ करूंगी, पहले मैं सेट ऑफ करना बताती हूँ, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री में क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो देखो मुझे यहाँ पर बताया हुआ है, पहले मैं एक आईजीएसटी लिखती हूँ। तीन चीजें मुझे गिवन है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। अब देखो इसमें हमारा अगर मैं आउटपुट की बात करती हूँ, जो मेरा आउटपुट आईजीएसटी है वो कितना है? आउटपुट वाला मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ। दिस इज 5 लाख, दिस इज 1,50,000 एंड दिस इज 1,50,000। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। अब इस आउटपुट से मुझे इनपुट को सेट ऑफ करना है। तो देखो मैं कैसे करूंगी। मेरे पास जो एसजीएसटी आईजीएसटी का इनपुट है वो 6 लाख है। तो 6 लाख में से मैं सिर्फ 5 लाख ही तो यहाँ पर सेट ऑफ कर सकती हूँ। जब मेरे पास 5 लाख है आउटपुट आईजीएसटी, तो 6 में से मैं कितना सेट ऑफ कर सकती हूँ यहाँ पर? 5 लाख। अब देखो आईजीएसटी का बैलेंस तो मेरे पास निल हो गया, जीरो हो गया मेरा बैलेंस। भाई मेरे पास 6 लाख था, वैसे तो मेरा इनपुट आईजीएसटी कितना था? 6 लाख। 6 लाख में से मैंने कितना सेट ऑफ कर लिया? 5 में से 5 कर लिया। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस कितना रहता है? बैलेंस इनपुट आईजीएसटी कितना रहता है मेरे पास? 1 लाख। मैं बोल सकती हूँ ये 1 लाख मेरा क्या है? इनपुट आईजीएसटी। ये मेरा क्या है? 1 लाख का मेरे पास इनपुट का बैलेंस अभी रहता है। मतलब मेरे पास अभी मुझे मैंने बताया था ना कि अगर आईजीएसटी पूरा खुद से सेट ऑफ ना हो सके तो इसको मैं सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर लूंगी। किसके साथ सेट ऑफ कर लूंगी इस 1 लाख को? सीजीएसटी के साथ। तो अब देखो मैं पहले क्या करूंगी, पहले मैं आईजीएसटी से मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने 6 लाख में से 5 लाख सेट ऑफ कर लिया, तो मेरा ये तो हो गया निल आउटपुट वाला बैलेंस। लेकिन मेरे पास अभी इनपुट का बैलेंस है, तो मैं पहले सीजीएसटी का इनपुट सेट ऑफ करने से पहले ये जो इनपुट आईजीएसटी है 1 लाख का, सीजीएसटी से मैं पहले वो सेट ऑफ करूंगी। तो ये मेरा क्या था? इनपुट आईजीएसटी। ये हमारा क्या है? इनपुट आईजीएसटी। पहले मैंने इसको सेट ऑफ किया। अब देखो मेरे पास 50 बचेगा। अब 50 में क्या करूंगी? पहले 50 में सीजीएसटी के इनपुट के लिए यूज करूंगी। अब देखो सीजीएसटी का इनपुट कितना है? सीजीएसटी का इनपुट देखो हमारे पास कितना है? 2 लाख का है। सीजीएसटी का इनपुट कितना है? 2 लाख। 2 लाख में से मैं सिर्फ 50 ही तो सेट ऑफ कर सकती हूँ, क्योंकि टोटल मेरे पास 150 है। क्लियर है? तो मेरा ये बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा निल। ये 50 मैंने क्या यूज किया है? इनपुट सीजीएसटी। मतलब मैंने सीजीएसटी के आउटपुट में पहले इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ किया, जो कि मेरे पास रहता था एडजस्ट होने से। तो मैंने यहाँ पर क्या सेट ऑफ किया? इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ किया। इनपुट आईजीएसटी मेरा दो जगह से सेट ऑफ हुआ है, एक तो आउटपुट आईजीएसटी से और एक आउटपुट सीजीएसटी से। अब देखो मेरे पास बैलेंस इनपुट सीजीएसटी का कितना रहता है? 2 लाख था। 2 लाख में से 1,50,000 मेरे पास क्या रहता है? इनपुट सीजीएसटी। क्लियर है? सानवी, नेटवर्क मैम। इशू, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? मैम पावर कट हुआ था। ओके, चलो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा सा दो ही क्वेश्चन है तो देखना है। देखो यहाँ पर हमारी तीन चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आउटपुट आईजीएसटी दिया, आउटपुट जीएसटी दिया हुआ है तीनों, और तीनों ही हमारे पास इनपुट जीएसटी थे। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया है? तीनों लिखे, पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। अब मैंने ना पहले आउटपुट वाले लिख लिए, मेरे पास आउटपुट में कितना बैलेंस है, क्योंकि मुझे आउटपुट सीजीएसटी से
मतलब आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करना है। ठीक है, आउटपुट से मुझे किसको सेट ऑफ करना है, इनपुट को सेट ऑफ करना है। तो मेरे पास आउटपुट में कितना बैलेंस है तीनों में, मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। ठीक है, 5 लाख था मेरे पास आईजीएसटी का, 150 सीजीएसटी एंड 150 मेरे पास एसजीएसटी का है। अब मैंने इसको सेट ऑफ करना स्टार्ट किया, ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, सेट ऑफ करना स्टार्ट किया है सेकेंड लाइन में। तो देखो मैंने, मेरे पास इनपुट जीएसटी में अगर मैं आईजीएसटी की बात करती हूँ तो हमारे पास 6 लाख का बैलेंस है। क्वेश्चन में देखोगे तो इनपुट आईजीएसटी मेरा कितना है, 6 लाख है, लेकिन मेरे पास सेट ऑफ करने के लिए तो बस 5 लाख रुपीज थे। तो मैंने क्या काम किया, 6 में से 5 लाख सेट ऑफ कर लिए। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बैलेंस कितना बचा है इनपुट आईजीएसटी का, 1 लाख रुपीज अभी बैलेंस बचा है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये 1 लाख क्या है, इनपुट आईजीएसटी है, क्योंकि 5 लाख तो मेरा सेट ऑफ हो गया। बाकी जो बचा 1 लाख, अब उसको भी तो मैं कहीं और से सेट ऑफ कर सकती हूँ। मैंने बताया जो हमारा आईजीएसटी है वो सबके साथ सेट ऑफ हो जाता है, आईजीएसटी कॉमन है, ये सबके साथ सेट ऑफ हो जाता है। पहले तो वो खुद से सेट ऑफ होगा, देन सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और अगर उसके बाद भी आईजीएसटी में बैलेंस बचता है ना तो वो एसजीएसटी से सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा था 1 लाख का। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास सीजीएसटी के आउटपुट में कितना बैलेंस है, 1,50,000। तो मैंने देखो पहले सीजीएसटी में सीजीएसटी का इनपुट एडजस्ट नहीं किया, मैंने पहले आईजीएसटी में जो बैलेंस रहता था 1 लाख पहले वो एडजस्ट किया है। तो पहले मैंने 1,50,000 में से 1 लाख इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट किया है। यानी कि तुम्हें यहाँ से ये पता चलता है कि सबसे पहले जब हम सेट ऑफ करेंगे तो आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आईजीएसटी को सेट ऑफ करना, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ करना है। ठीक है, तो मैंने देखो 150 में से पहले 1 लाख इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर लिया। अब उसके बाद भी मेरे पास 50 का बैलेंस रहता है, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो इनपुट सीजीएसटी था वो तो हमारे पास 2 लाख था। 2 लाख में से मैंने कितना सिर्फ यहाँ पर सेट ऑफ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल 150 है, तो 1 लाख तो मैंने इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट कर लिया। तो बाकी जो 50 बचा मैं 2 लाख में से सिर्फ 50 इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ये बैलेंस मेरा खत्म हो जाएगा, निल हो गया। तो मेरे पास जो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचा वो कितना बचा है, 1,50,000। मतलब मेरे पास टोटल जो इनपुट था सीजीएसटी का वो 2 लाख था, लेकिन 2 लाख में से मैं सिर्फ कितना सेट ऑफ करके आ पाई हूँ, 50,000। ठीक है, तो 150 तो ऐसा है ना जो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, ये 150 मेरा क्या है जो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। ये तो मेरा एडजस्ट हो गया, लेकिन इसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या ये बैलेंस ऐसा है जिसको मैं एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकती हूँ? क्या मेरा सीजीएसटी कभी एसजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है? जो तुमने वो चार्ट बनाया उसमें देखो, क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे से एडजस्ट हो पा रहे हैं? यस और नो? जो मेरा नहीं हो सकता, क्यों? अब मैं इसको क्या बोलूंगी, ये मेरा सीजीएसटी का इनपुट में सीजीएसटी में ये बैलेंस ऐसे ही रह जाएगा। इसको मैं बोल दूंगी ये मेरा रिसीवेबल है, क्योंकि मेरा इनपुट ज्यादा है ना, मतलब जो मैं पे करके आ चुकी हूँ, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है ना, इसको मैं बोल दूंगी ये मेरा रिसीवेबल है। जबकि ये वाला तो मेरा सेट ऑफ हो गया ना, इनपुट आईजीएसटी तो मैंने यहाँ पर सेट ऑफ कर लिया, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं लिखना। लेकिन अब हम आते हैं एसजीएसटी पर। अब देखो एसजीएसटी एसजीएसटी से ही सेट ऑफ हो सकता है। देखो अब एसजीएसटी में कितना बैलेंस था हमारा, 1,50,000 आउटपुट था और 2 लाख था हमारा इनपुट। तो मैं 1,50,000 से सिर्फ 1,50,000 ही तो एडजस्ट कर सकती हूँ, 2 लाख तो कर नहीं सकती। ये मैंने क्या एडजस्ट किया है, इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट किया है, तो ये बैलेंस भी मेरा निल हो गया। यानी कि यहाँ पर भी मेरा 50,000 इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस रह जाएगा, क्योंकि 2 लाख था ये, लेकिन 2 लाख में से मैं सिर्फ 150 ही सेट ऑफ कर पाई हूँ। तो ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये बैलेंस जो बचा है ये आउटपुट का नहीं है, ये इनपुट का है। अगर ये आउटपुट का बैलेंस बचता तो मैं इसको बोलती पेएबल, जो मुझे पे करना है, लेकिन ये मेरा रिसीवेबल है, मीन्स मैं इसको भी इन फ्यूचर भी यूज कर सकती हूँ। समझ रहे हो, यानी कि मेरी आउटपुट वाली लाइबिलिटी इनपुट से सेट ऑफ हो गई। कई बार हम इसको उल्टा भी बना लेते हैं, मतलब इनपुट पहले लिख लेते हैं आउटपुट बाद में। मैंने आउटपुट पहले लिख लिया, इनपुट बाद में लिख लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
किसी को इस सेट ऑफ करने में कंफ्यूजन है, मैंने कैसे कैसे एडजस्ट किया है। पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी का रखना है। मैं फिर से बता देती हूँ, आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करो, उसका जो बैलेंस अगर रहता है तो उसको हम फिर एसजीएसटी से, सॉरी सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर सीजीएसटी पर आओ, फिर सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट करो, अगर उसमें बैलेंस रहता है तो वो बैलेंस एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वो फिर एसजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। फिर हम एसजीएसटी पर आएंगे, एसजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, फिर उसका भी अगर कुछ बैलेंस रहता है तो वो भी हमारा किसी अदर मतलब सीजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। आईजीएसटी के लिए तो हो जाता, जो आईजीएसटी है वो सबके साथ एडजस्टेबल है, सीजीएसटी के साथ भी, एसजीएसटी के साथ भी, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तुम 3-4 क्वेश्चंस खुद से करके देखोगे ना इसके, तुम्हें तब क्लियर होगा। देखो मैं एंट्री बता देती हूँ। जब हम इनपुट और आउटपुट आपस में सेट ऑफ करते हैं तो मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगी। देखो जो इनपुट है वो हमारा डेबिट होता है और आउटपुट हमारा क्रेडिट होता है। तो जब मैं सेट ऑफ करूंगी तो आउटपुट को डेबिट कर दूंगी और इनपुट को क्रेडिट कर दूंगी। समझ रहे हो? क्योंकि यूज हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो इनपुट मेरा क्रेडिट हो जाएगा और आउटपुट मेरा डेबिट हो जाएगा। तो जब मैंने सबसे पहले आईजीएसटी को एडजस्ट किया तो मैंने आईजीएसटी किस किस के साथ एडजस्ट किया है? आईजीएसटी पहले मैंने आईजीएसटी के साथ एडजस्ट किया, देन सीजीएसटी के साथ। तो देखो मैं यहाँ पर एंट्री पास करती हूँ, यानी कि मेरी क्या एंट्री बनेगी? पहली एंट्री आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। मैंने किस किस के साथ इसको एडजस्ट किया है? इनपुट आईजीएसटी के साथ, देखो इनपुट आईजीएसटी मेरा कितना यूज हुआ था यहाँ पर? 5 लाख। ठीक है, और आउटपुट आईजीएसटी भी मेरा कितना था? 5 लाख था। तो ये तो 5 लाख हो गए। उसके बाद एक एक स्टेप की एंट्री अलग अलग कर सकते हो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखो जब तुमने सीजीएसटी को सेट ऑफ किया, तो ये तो आपस में पूरे पूरे नील हो गए थे। सीजीएसटी में देखो क्या हुआ है, 1 लाख तो तुम्हारा इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट हुआ है, आउटपुट सीजीएसटी से क्या हुआ है? 1 लाख तो तुम्हारा इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट हुआ है और 50,000 तुम्हारा इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट हुआ है। मींस मैं क्या करूंगी यहाँ पर? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री क्लियर हुई? ये देखो मैंने 150 में क्या क्या एडजस्ट किया था? 1 लाख का आईजीएसटी और 1 लाख का सीजीएसटी, वो सॉरी 50,000 का सीजीएसटी। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि मेरा आउटपुट सीजीएसटी किस किस के साथ सेट ऑफ हो गया? 1 लाख तो ये वाला बैलेंस था और 50,000 मेरा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं एसजीएसटी। देखो एसजीएसटी में मेरा क्या हुआ है? 1,50,000 से 1,50,000 सेट ऑफ हो गया, बाकी बचा ये 50, ये मेरा एज इट इज पड़ा रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं है, बस उल्टा करना होता है जो हम सेट ऑफ कर रहे हैं। इनको नोट कर लो तीनों को। ये टेबल भी अगर ये नोट नहीं किया तो पहले ये नोट करना है, क्योंकि ये हमारे वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। इस वर्किंग नोट के बेस पर हमने ये जर्नल एंट्री पास की है। ठीक है।
नोट हो गया है, मुझे कुछ स्क्रॉल करना होगा तो बता देना। क्लियर हुआ तुम्हें जीएसटी सेट ऑफ कैसे करते हैं? मेन तुम्हारे लिए जो मैंने ये चार्ट बनाया था ना, ये है तुम्हारे लिए मेन। इसकी हेल्प से सब कुछ हो जाएगा, कोई भी एमसीक्यू बनेगा तो इसकी हेल्प से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बस क्या याद रखना है, मेन चीज बस ये है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होते। आईजीएसटी ऐसा है जो तीनों के साथ सेट ऑफ हो जाता है। सीजीएसटी अपने साथ तो सभी हो जाएंगे, अपने साथ तो होगा ही और आईजीएसटी के साथ भी हो जाएगा। ऐसे ही एसजीएसटी अपने साथ तो सेट ऑफ होगा ही और आईजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा इस तरीके से चार्ट बनता है और ये हमारा मेन है, इसी से ही तुम्हारे सारे क्वेश्चंस एकदम बन जाएंगे। जब तुम ट्राई करोगे, कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये चार्ट अपने सामने रखना, ठीक है? इसकी हेल्प से सेट ऑफ करना, फिर जर्नल एंट्री पास करोगे। तो एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, वो तुम्हारा होमवर्क है, उसको खुद से ट्राई करना। तुम्हें डाउट होगा तो मैं उसको फिर बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है? और 2 या 3 क्वेश्चन आई थिंक इलस्ट्रेशन में होंगे, प्लीज उनको सॉल्व करके जरूर देखना। क्लियर है? कोई डाउट है इस चैप्टर में कुछ भी तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी आज ही, डेप्रिसिएशन। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर, तो देखना मुझे चैप्टर नंबर बताना। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट चैप्टर ही डेप्रिसिएशन है या कुछ और है? आई थिंक 12 चैप्टर ही है, 13 चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन ही है शायद। चैप्टर नंबर मुझे बताओगे एक बार, चैप्टर नंबर कौन सा है डेप्रिसिएशन का? 15। 15 है। तो 13 और 14 बीच में कौन से हैं? बीआरएस और 15 नहीं, आई थिंक 14 होना चाहिए। मैम 14 ट्रायल बैलेंस है। ओके, ठीक है। चैप्टर 15 हमारा है क्या? डेप्रिसिएशन। पहले मैं डेप्रिसिएशन कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि कृतिका का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो उसको पहले कर लेते हैं, उसका एग्जाम सबसे पहले, वरना तो मैं पहले ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कराती हूँ। चलो डेप्रिसिएशन देखते हैं। देखो तुम सब लोग डेप्रिसिएशन के बारे में कितना जानते हो, मुझे पहले ये बताओ, डेप्रिसिएशन होता क्या है? कहीं पढ़ा है डेप्रिसिएशन अब से पहले? कहीं यूज हुई है हमारी ये टर्म? आई थिंक तुम्हें टर्म तो क्लियर होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता था। कोई बताएगा? मैम जब किसी गुड का प्राइस गिर जाता है। गुड्स का प्राइस या कुछ और? गुड्स एज इन जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। गुड्स वर्ड यूज करते ही अकाउंट्स में क्या मतलब हो जाता है कि जो हम सेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट हमारे हम सेल करने के पर्पज से परचेज कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड्स यूज किया करो क्या? फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो जो डेप्रिसिएशन होता है कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल आता है, तो वो हमारा सिंपल क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात अगर करती हूँ, देखो हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स थे वो कितने टाइप के होते थे? पहले मैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तुमको बताती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स हमारे 2 टाइप के होते थे। एक हमारे होते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक हमारे होते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मुझे एग्जांपल्स दोगे टेंजिबल और इनटेंजिबल के? टेंजिबल में क्या क्या आते हैं और इनटेंजिबल के 2 या 3 एग्जांपल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं और इनटेंजिबल कौन से होते हैं? हाँ भाई, डिफरेंस मालूम है? टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये तो हमारा बेसिक टर्म्स वाला जो चैप्टर है वहां पर भी हमने ये चीजें देखी है। हाँ बोलो। याद नहीं है बहुत अच्छे से, बट टेंजिबल शायद 1 साल वाले होते हैं और इंटेंजिबल शायद 1 साल से ज्यादा वाले होते हैं। नहीं, वो तो करंट एंड नॉन करंट होते हैं। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। वो तो करंट, सानवी, वो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स थी, ठीक है। वो तो हम टोटल एसेट्स के बारे में बोलते थे कि जो हम 1 साल के लिए यूज करते हैं, मतलब हम कॉमनली ये वर्ड यूज कर लेते हैं
कि जो 1 ईयर के लिए यूज करते हैं वो करंट में आ जाते हैं, जो हम नॉन 1 ईयर से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे नॉन करंट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ। फिक्स्ड एसेट्स मोस्टली हमारे नॉन करंट की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि करंट होंगे तो मतलब हमें उन्हें जल्दी से सेल करना पड़ेगा। नॉन करंट है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ही क्या होता है कि जो हमने परचेज ही इसलिए किए हैं क्योंकि हमें उन्हें सेल नहीं करना, उनकी हेल्प से बिजनेस करना है, तो वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि हम उन्हें 1 ईयर से ज्यादा के लिए रखते हैं। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स हमारे कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होते थे, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स के भी टाइप होते हैं। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? फिक्स्ड एसेट्स के भी टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिसे हम फील कर पाते हैं और टच कर पाते हैं, और इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम टच भी नहीं कर पाते, फील भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल में हो जाता है मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, और इंटेंजिबल में हो जाते हैं गुडविल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, और भी हैं बहुत सारे। कॉपीराइट होता है, जैसे मैंने कोई बुक लिखी तो मैं उसका कॉपीराइट ले लूंगी कि कोई मेरी बुक को कॉपी ना कर ले। ठीक है, मैं अगर कुछ बुक लिख रही हूँ, ये राइटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी अपनी बुक्स के कॉपीराइट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो भी उनके लिए एक एसेट है, वरना तो कोई भी कॉपी कर लेगा तो वो तो कोई भी फिर सेल करता रहेगा, उसका लिखने का कोई फायदा ही नहीं। मशीनरी हुआ टेंजिबल में हमारा, और क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। पकड़ के खड़ी रहो उसे थोड़ी देर, मतलब ध्यान रखो। बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हमारे ये होते हैं। तो देखो डेप्रिसिएशन में मैं ये बातें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, जब हमारी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल आता है, जब इनकी वैल्यू कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम किसको बोलते हैं, जब हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो जब हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल की डाउन होती है तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है। यानी कि हम डेप्रिसिएशन में क्या देखेंगे कि जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स थे उनकी जो वैल्यू डाउन होती है उसको हम, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? तुम्हें इसको नोट करना है तो नोट कर लो ये चीज, क्योंकि हमारा चैप्टर का बेस है। इसको नोट कर लो प्लीज। इसको नोट करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ।
तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के हमारे रीजंस क्या क्या होते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा लगता किस वजह से, मतलब जो हमारी वैल्यू डाउन हो रही है वो क्या क्या उसके रीजंस हैं। तो उसका फर्स्ट रीजन हमारा क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब ऐसे ही अगर हमारा पैसेज ऑफ टाइम, ये तो मेन रीजन होता ही है। मतलब अगर हमारा टाइम निकलता जा रहा है, आज मैं कोई एसेट लेकर आई हूँ, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ अपने मोबाइल का, आज हम कोई मोबाइल लेकर आए हैं, अगर मैं उसको 1 मंथ बाद उसकी वैल्यू कराती हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे हमारी एसेट की वैल्यू भी डाउन होती जाएगी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटल डैमेज अगर होता है तो, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेज, फोन तो मैं आज ही लेकर आई, लेकिन आज ही मुझसे क्या हुआ, मेरे हाथ से छूट गया, वो गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई, ब्रेक हो गई। तो मेरे जो मोबाइल की वैल्यू थी, मान लेते मैं 20,000 का लेकर आई हूँ, तो कोई मुझे मुझसे उसे 15 या 10,000, मतलब जितना भी स्क्रीन का होगा या कोई भी है, तो उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो गई ना, जबकि मैं अभी उसे लेकर ही आई थी जस्ट। तो एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। नेक्स्ट, यूसेज, जब हम किसी एसेट को यूज करेंगे उसकी वजह से तो डेप्रिसिएशन होगा ही, जितना उसको यूज करेंगे उतना उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। एंड लास्ट इज ऑब्सोलेसेंस। ये क्या होता है, देखो जब हमारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है ना, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी एडवांस होती जा रही है, उसकी वजह से जो हमारे पहले वाले एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। क्या बोलेंगे इसको एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंस करना इतना अच्छे से नहीं आता है, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। तो ये हमारा किस वजह से होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से। टेक्नोलॉजी में चेंज भी क्या, एडवांसमेंट आ रहा है, तुम देख रहे हो धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल टीवी का लेती हूँ, तो पहले हमारे जो टीवी थे, कभी ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर कलर टीवी आए हैं, उसके बाद हमारा एलईडी आ गया। जब से एलईडी आया तो किसी के घर में देखा है जल्दी से तुम्हें वो वाला टीवी मिलेगा, वो बॉक्स वाला बड़ा सा, नहीं मिलेगा ना। अगर किसी ने, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में हमारा एलईडी आया था, मुझे कोई एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, लेकिन जिस साल भी एलईडी आया होगा उसी साल में अगर कंपेयर करती हूँ, उस पहले वाले टीवी की वैल्यू मार्केट में एकदम से डाउन हुई है। किसी ने अगर वो 10,000 का परचेज किया होगा तो उसकी वैल्यू, उसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया और लोग उसको प्रेफर करने लगे। मोबाइल के केस में ऐसा होता है, जैसे जैसे नए नए मॉडल आते चले जाते हैं, पुराने मॉडल की वैल्यू तुम देखते हो एकदम से बहुत, मतलब हमने अपना मोबाइल जितने में परचेज किया था और हम उसको नेक्स्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में वो ही मोबाइल, सेम मोबाइल कम प्राइस में मिल रहा होगा। क्यों मिलता है वो कम प्राइस में? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया, उसका नए नए इतने मॉडल आ गए हैं, वो इतना एडवांस हो गया है कि उसका जो ओल्ड वर्जन था उसको लोग बाग इतना नहीं खरीदना चाहते, उसकी वैल्यू ऐसे ही मार्केट में डाउन हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी हमारे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा फोर्थ वाले टर्म, ठीक है। हमारी फोर्थ थिंग्स है जिसकी वजह से हमारा 4 रीजंस है जिससे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। पैसेज ऑफ टाइम, एक्सीडेंटल डैमेज, यूज करने की वजह से, और टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, ठीक है। ये 4 रीजंस हम बोल सकते हैं। अब देखो डेप्रिसिएशन होता क्या है एक्चुअल में, जितना वैल्यू में डाउन हुआ है वो हमारा डेप्रिसिएशन है। अब एक बात बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी मोबाइल की वैल्यू में कितना डाउन आ गया, या तुम्हारे पास लैपटॉप है, अगर तो तुम्हारी लैपटॉप की वैल्यू में कितना डाउन आ गया है? तुम उसको एस्टिमेट ही तो कर सकते हो। क्या तुम उसका एग्जैक्ट डाउनफॉल बता सकते हो कि एग्जैक्ट अगर मैं देखूं, नहीं, ये बस मैं ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट बोल सकती हूँ मेरे लैपटॉप में 5,000 का डाउनफॉल आ गया, मैंने तो 35 में खरीदा था और मेरा ये 30 का हो गया। क्या मैं बिल्कुल श्योर होके ये चीज बोल सकती हूँ? या फिर मैं उसको बस एस्टिमेट करूंगी? मैं उसको क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। अब मुझे एक चीज और बताओ, जब मान लेते हैं मैं कोई एसेट लेकर आई हूँ, मान लेते हैं मैंने एक मशीन परचेज की है जो की वैल्यू थी हमारी 1 लाख रुपीज, मशीन की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपीज थी। तो
मुझे पता है कि मैंने इसकी लाइफ को जब एस्टिमेट किया, जब मैंने इसकी लाइफ देखी, तो मैंने देखा कि मैं इसको 10 इयर्स तक यूज कर सकती हूँ मशीन को। कितने सालों तक यूज करूंगी? 10 सालों तक मैं इस मशीन को यूज करूंगी। तो देखो, जो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, ये हमारे एक्सपेंस नहीं होते, मतलब मैं इनको अपना एक्सपेंस मान के नहीं चलती हूँ। मतलब मैंने अगर मशीन परचेज की तो ये मेरा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब फिक्स्ड एसेट में जो हम परचेज वगैरह करते हैं, जो हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होकर ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। मैंने तुम्हें ये टर्म भी डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, जब हम बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे थे कि हमारे एक्सपेंसेस भी दो टाइप के हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना ये हमारा क्या है, एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर मैं अपना करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करती हूँ, अगर मुझे अपना करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं मेरे बिजनेस की सेल्स हुई है 10 लाख रुपीज, ठीक है, और मेरे एक्सपेंसेस हैं 8 लाख रुपीज, तो मेरा 2 लाख का यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तुम कहोगे ये प्रॉफिट की बातें क्यों डिस्कस हो रही है? ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो हम माइनस करते हैं सेल्स में से, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है? तो तुम्हें नहीं लगता जब हम ये मशीन परचेज करके लाए थे, तो ये हमारे मशीन को यूज करके ही तो हम सेल्स कर पा रहे हैं, मशीन को यूज करके ही तो हमने प्रोडक्शन किया था, तो कहीं ना कहीं मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी तो हमारा माइनस होना चाहिए था सेल्स में से। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर 1 लाख की मशीन लेके आई थी, तो मैं 10 लाख में से ये 1 लाख पूरा माइनस कर दूंगी? ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ये लॉजिकल है? भाई मैं इस मशीन को ये थोड़ी ना है कि बस करंट ईयर के लिए यूज करूंगी। मैंने कहा ये मशीन मेरी 10 सालों तक चलनी है, यानी कि मैं इस मशीन के 10 पार्ट कर दूंगी। कितने पार्ट्स कर दूंगी? 10 पार्ट्स कर दूंगी। इसकी लाइफ के हिसाब से मैं ये देखूंगी कि एवरी ईयर इसकी वैल्यू में कितना डाउनफॉल आ रहा है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एसेट पर एवरी ईयर कितना डाउनफॉल आ रहा है। वो जितना भी डाउनफॉल आया है, मान लेते हैं मैं अगर इसकी लाइफ के हिसाब से देखूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हर साल इसकी 10,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपीज हमारी डाउन हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं इस मशीन को बोल रही हूँ कि मेरी 1 लाख की मशीन 10 ईयर्स तक चलेगी, तो 1 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, तो मेरी हर साल एवरी ईयर मेरी जो वैल्यू डाउन होती चली जाएगी मशीन की, वो 10,000 होती चली जाएगी। मीन्स मैं इन एक्सपेंसेस में ये जो मेरा डेप्रिसिएशन लगा है 10,000 का, इसी को ही मैं बोल रही हूँ डेप्रिसिएशन। इस एक्सपेंस में मैं ये वाला डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके चलूंगी। यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे मशीन की वैल्यू जो डाउन होती जा रही है, मैं उसको एक तरफ रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, अपनी सेल्स में से वो वाला एक्सपेंडिचर माइनस करूंगी। मतलब मैं मशीन को पूरा माइनस ना करके हम ये देखते हैं कि एवरी ईयर कितना डाउनफॉल आ रहा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। उस डेप्रिसिएशन को हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंस मान के सेल्स में से माइनस करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वरना अगर हम एवरी ईयर कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये देखा जाए तो 1 लाख का ये भी तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है, माइनस तो हमारा ये भी होना चाहिए था। लेकिन हम उसको पूरे को माइनस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारी 10 साल तक चलने वाली है मशीन, और मैं एक साल में से कैसे माइनस कर सकती हूँ? फिर आगे 9 सालों में मैं क्या करूंगी उसको? समझ रहे हो? आगे जो 9 इयर्स में उससे इनकम अर्न करने वाली हूँ, फिर क्या माइनस करूंगी? कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम अपनी मशीन की लाइफ के बेस पर हमने देखा कि हमारा कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो मैंने कैलकुलेट किया, और सेल्स में से वो कैलकुलेशन करके वो मैंने माइनस कर दिया। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, हम क्या करते हैं, ये जो पैसा होता है ना डेप्रिसिएशन का, इसको एक रिजर्व मेंटेन करते हुए चलते हैं कि जब ये मशीन हमारी खत्म हो जाएगी, तो मैं हर साल इस मतलब मुझे जब ये 10 साल बाद मुझे दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी, तो मैं एवरी ईयर क्या करूंगी, एक रिजर्व मेंटेन करती हुई चलूंगी, एक प्रोविजन बनाती हुई चलूंगी डेप्रिसिएशन के लिए, जो कि मेरा इकट्ठा हो जाएगा एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। पूरा नेक्स्ट मशीन खरीदने के लिए वो इकट्ठा हो जाएगा। मुझे पता है नेक्स्ट आफ्टर 10 इयर्स मुझे एक और मशीन परचेज करनी है, तो मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगा के एक प्रोविजन बनाती हुई चलूंगी, जिसको यूज करके इन फ्यूचर में उसको क्या करूंगी, नई मशीन परचेज कर लूंगी। तो दो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमें अपना एवरी ईयर कितना एक्सपेंस माइनस करना है डेप्रिसिएशन का वो, और आफ्टर 10 इयर्स जो हमें मशीन दूसरी परचेज करनी है वो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्या है कि एस्टिमेशन चल रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, एस्टिमेशन बेसिस पर चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे
कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के हमारे सिलेबस में 2 मेथड्स हैं। हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं? ओनली 2 मेथड्स। वैसे तो इसके और भी होते हैं, आई थिंक 7 मेथड्स होते हैं टोटल में अगर देखेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 11th क्लास में 2 मेथड्स ही हैं जो कि हमारे यहाँ पर डिस्कस किए गए। फर्स्ट हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। देन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो ये हमारे एमसीक्यूज की, जितनी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में थ्योरी डिस्कस करती हूँ ना, इनमें से इसको ध्यान से सुना करो ये सारी चीजें, क्योंकि इनमें से भी एमसीक्यूज अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, ये जो मैं छोटी छोटी चीजें भी बताई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उसकी जो वैल्यू डाउन हो रही है उसको डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। और अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको मैंने बताया था कि हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन जाएगा। पूछ लिया तुमसे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसका क्या नाम है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें तुम्हें क्या टिक करना होगा? अमोर्टाइजेशन को टिक करना होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से सुना करो। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको मैं शॉर्ट में बोला करूंगी SLM, और इसको हम शॉर्ट में बोला करेंगे WDV। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इसका एक एग्जांपल लेकर तुम्हें तब बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज थी, जिसको हमने परचेज किया था कितने में? 1 लाख में। ठीक है, और इसकी जो लाइफ थी, एस्टिमेटेड लाइफ, मैं बोलूंगी एस्टिमेटेड लाइफ, क्योंकि हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं, एक्चुअल में तो क्या पता ये 2 साल बाद ही खराब हो जाए, कुछ इसमें ऐसा डिफेक्ट आ जाए कि 2 साल बाद ही ये खराब हो गई, या हमारे ऊपर कोई ऐसी मजबूरी आ सकती है कि हमें इसको कुछ दिन बाद ही सेल करना पड़ रहा है। हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज आया और हमें तो जो नई मशीन आई है उसकी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? पुरानी मशीन मजबूरी में सेल कर देंगे। सेल करना पड़ जाता है फिक्स्ड एसेट्स को भी। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं था कि हम इसको सेल करेंगे, पर्पस हमारा कुछ ऐसा नहीं था, बट हमें मजबूरी में सेल भी करना पड़ जाता है। तो मैं इसको इसलिए बोलूंगी मेरी एस्टिमेटेड लाइफ, हमने क्या बोला कि 10 ईयर्स। ठीक है, एक ना मशीन की वैल्यू होती है हमारे पास स्क्रैप वैल्यू, एक हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, या फिर एक इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, इसको नोट करते हुए चलना एग्जाम्पल को। ठीक है, मान लेते हैं मेरी मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग है कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हमारी मशीन, जब हम इसको एज अ स्क्रैप सेल करेंगे, मतलब कबाड़े में, कबाड़ा बन गया ना वो तो एक तरीके का, तो स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी होगी? 10,000। मतलब 10 साल बाद भी मैं इस मशीन को 10,000 में सेल कर सकती हूँ। मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी फिगर, मतलब स्क्रैप वैल्यू ज्यादा इसलिए ली है, वैसे इतने में वैल्यू नॉर्मली होती नहीं है कि 10 साल बाद भी इसकी 10,000 वैल्यू बचेगी, लगता है 1 लाख की मशीन की, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग SLM एंड WDV। मैं दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगी। डेटा हमारा सिर्फ इतना है, मेरे पास कोई डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है। वैसे अगर हमारे पास रेट गिवन होता है, अगर मेरे से कोई कह देता है कि इस मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन लगना है, तो मुझे ये सब की जरूरत ही नहीं थी, मैं क्या करती, सीधा 1 लाख का 10% कैलकुलेट कर लेती। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ दूसरे तरीके से। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में हमें रेट गिवन होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे भी हैं जिसमें डेटा इस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, तो मैं SLM के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करूंगी और WDV के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ ईयर 1 की। ईयर 1 में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर में हमारी जो मशीन की वैल्यू थी, मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था? मशीन का 1 लाख रुपीज, मतलब हमारा परचेज प्राइस ही था ये, तो एक तरीके से ओपनिंग बोलो या फिर स्टार्टिंग में ही हमने परचेज कर ली थी, ये बोलो 1 लाख रुपी था। अब देखो मुझे पता है कि इसके ऊपर जो इसको जो हम सेल करते हैं इन फ्यूचर, ये 10,000 में सेल कर सकते हैं। तो पहले मैं देखूंगी कि इसका मेरा कितना वैल्यू में डाउनफॉल आएगा। अगर मैं इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ फर्स्ट ईयर का, मतलब टोटल में इस मशीन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी कि मेरी मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है माइनस
उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय लाइफ, ये हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन। अगर मुझे रेट गिवन नहीं होगा तो एसएलएम में मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, क्या उसका कॉस्ट प्राइस था माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, यानी कि 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय लाइफ का मतलब यहाँ पर 10 ईयर्स हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी इन टोटल 10,000 सॉरी 90,000। 90,000 को मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो यानी कि इस मशीन की जो एवरी ईयर वैल्यू डाउन होगी वो कितनी डाउन होगी 9,000 रुपीज डाउन होगी। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया ये इसका एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूज होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी छोटा सा क्वेश्चन बनाकर उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस तुमसे एमसीक्यू में डाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बना देंगे, उसमें से पूछ लेंगे ये क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुट अप किए जा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। बिल्कुल लॉजिकल सा फॉर्मूला है। हमने ये देखा कि 10 इयर्स में हमारी मशीन की टोटल कितनी वैल्यू डाउन होगी, तो हमने देखा 90,000 डाउन होगी, क्योंकि 10,000 में तो हम उसको सेल कर ही सकते हैं। तो 90,000 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो मुझे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया कि एक साल में कितनी डाउन होगी 9,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये 9,000 डेप्रिसिएशन, ये मैं किस तरीके से लगाऊंगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर ईयर 1 पे आती हूँ। ईयर 1 में हमारी जो मशीन थी उसका बैलेंस था कितना 1 लाख। अब मैंने ईयर 1 में डेप्रिसिएशन लगाया, वो आया मेरा कितना 9,000। तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई जब मैंने 1 लाख में से माइनस किया 91,000। ये मेरा क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा मशीन का क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब हम आए ईयर 2 पर, अब हमारा स्टार्ट होता है ईयर 2। मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, मशीन थी 1 लाख की, 9,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई तो मेरी मशीन में कितना बैलेंस रह गया, कितनी वैल्यू रह गई मशीन की हमारी फर्स्ट ईयर में देखा हमने जब 91,000। अब हम ईयर 2 में आते हैं। ईयर 2 में हमने देखा कि जो हमारी है मशीन, इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 91,000, ये हमने कैलकुलेट की। अब जो मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी सेकेंड ईयर में वो कितना लगाऊंगी, फिर से 9,000 लगाऊंगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा मशीन का 91 माइनस 9 कितना हो गया ये 82,000। तो मैं इसी तरीके से 10 साल तक कैलकुलेशन करती चली जाऊंगी। ये है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से लगाते हैं। या तो हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, या फिर हमें इस तरीके से डेटा गिवन होगा तो हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज रेट गिवन होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्टली 1 लाख पर वो रेट लगाते हैं। मतलब अगर हमें रेट दिया हुआ होता तो 9% गिवन होता, 1 लाख का 9% कितना आता है 9,000। तो हम हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाते हुए जाएंगे 9,000। अब मैं देखती हूँ फिर से ईयर 3 में, तो ओपनिंग वैल्यू हमारी कितनी थी 82,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखो कितना लगेगा, फिर से 9,000 लग जाएगा। मतलब एवरी ईयर मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो वैल्यू मेरी सेम है 9,000 है। तो यहाँ पर मेरे क्लोजिंग बैलेंस फिर से कितना आया 73,000। तो इस तरीके से हम 10 ईयर्स तक अकाउंटिंग करते जाएंगे। ये तो था मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बात आती है कि WDV में क्या करते हैं। मैं WDV में एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ना रेट लिख लेती हूँ। मशीन की वैल्यू हमारी कितनी थी 1 लाख रुपीज थी, और मैं इसको ना रेट के हिसाब से कर लेती हूँ। अगर हमारा मैं यहाँ से रेट कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे डेप्रिसिएशन का रेट कितना आ रहा है 9% पर एनम। हर साल मुझे कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ रहा है 9% पर एनम। ठीक है, मैं रेट के हिसाब से यहाँ पर बता देती हूँ कैसे करते हैं हम यहाँ पर चार्ज, क्योंकि हमें रेट अल्टीमेटली कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं रेट कैलकुलेट करती तो यहाँ पर मेरा रेट आ जाता 9%। मोस्टली क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, वरना हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। जब मैं इसको सॉल्व करती तो ये मेरा 9% आता। 9% कैसे आता, 1 लाख को मैं डिवाइड कर दे, सॉरी 9,000 को मैं डिवाइड कर देती 1 लाख से और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेती। सिंपल ऐसे ही तो करते हैं हम परसेंटेज कैलकुलेट किसी चीज की।
डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करती, 9000 मेरा डेप्रिसिएशन था, उसको कॉस्ट जो थी उसकी ओरिजिनल प्राइस उससे डिवाइड करती, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 9% आ जाता। तो मैं यहाँ पर रेट लिख रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना कैलकुलेट करने का वो अलग होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जब हम यहाँ पर ईयर 1 में कैलकुलेट करेंगे, ईयर 1 में, तो देखो मैं यहाँ पर मेरी मशीन की ओपनिंग ध्यान से देखना, तुम्हें डिफरेंस तब समझ में आएगा दोनों में, जब मैं दोनों चीजें बता दूंगी। मशीन की जो ओपनिंग वैल्यू थी वो कितनी है, 1 लाख है। अब मैं यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगी एट द रेट ऑफ 9%, तो 1 लाख का 9% हमारा 9000 ही होगा, वैल्यू कितनी रह जाएगी, 91,000। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ईयर 1 तुम देखोगे तो दोनों में सेम है, ईयर 1 हमारा यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा है, कोई चेंज लग रहा है ईयर 1 और ईयर 1 दोनों में, कोई चेंज नहीं है ना। अब मैं ईयर 2 की बात करती हूँ, ईयर 2 में इसके साथ, इसको नोट तुम थोड़ा सा बाद में कर लेना, पहले समझ लो, ठीक है। ईयर 2 पर आते हैं, ईयर 2 में इसके सामने लिख देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मेरी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू थी हमारी 91,000, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखो कितना लगाना है, 9% लगाना है। देखो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन था वो हमने देखा कि अगर मैं 1 लाख का 9% कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा एवरी ईयर मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ, यहाँ पर 9000 चार्ज कर रही हूँ। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है कि ये जो तुम्हें 9% लगाना है ये तुम्हें एवरी ईयर की ओपनिंग वैल्यू पर लगाना है। यानी कि मैं यहाँ पर 9% कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करूंगी, 91,000 का, जो एवरी ईयर तुम्हारी ओपनिंग वैल्यू होगी उसका। यानी कि मैं अगर 91,000 का 9% कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा आता है 8190। यहाँ पर देखो मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई, 91,000 में से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है कितना, 82810। तुम देख रहे हो वैल्यू कैसे चेंज हुई है। ईयर 2 में तुम्हें कुछ चेंज नजर आ रहा है। जब हम एसएलएम देख रहे थे तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि जो तुम्हें रेट अप्लाई करना है वो हर बार जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना, मतलब 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना होगा एवरी ईयर। मतलब मैंने एवरी ईयर 9000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, लेकिन डब्ल्यूडीवी क्या बोलता है कि तुम्हें एवरी ईयर जो तुम्हारी रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब जो तुम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो तुम्हारी वैल्यू बची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसलिए इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। और उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में हम क्या करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एवरी ईयर। ये डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं थर्ड ईयर का बनाती हूँ तो कैसे बनेगा थर्ड ईयर का हमारा, ईयर 3 में डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। देखो यहाँ पर हमारी ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 82810 हो गई। अब मैं जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो कितना लगाऊंगी, एट द रेट ऑफ 9%। कौन सी वैल्यू का होगा, इस वाली वैल्यू का। यानी कि मैं 9% चार्ज करूंगी 82810। क्लियर है। तो 9% 82810 का हमारा कितना आ जाएगा, 7452.9 आ रहा है। तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 7453 कर रही हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ कर देंगे हम, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। तो देखो हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू एवरी ईयर चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू हो रही है आ रही है, हम उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 75357, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखो बैलेंस अगर मैं देखती हूँ तो दोनों मशीन का, दोनों मेथड में हमारा अलग अलग चल रहा है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग है तो बैलेंस तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही। तो डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी में हमें क्या करना होता है, जो हमारी ओपनिंग वैल्यू आती चली जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी हम इसको बोलते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। और स्ट्रेट लाइन में हमें डेप्रिसिएशन हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है, ठीक है। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी कई बार बोलेंगे। क्वेश्चन में देखो तुम्हें इसको अलग अलग नाम मिलेंगे, तुम्हें नाम देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मेथड है। तुम इसको पहले नोट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं इसका एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगी, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे कि हम कैसे इसमें क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है।
कैसे हम यहाँ पर करते हैं, ये तो बेसिक था। अभी अभी इस चैप्टर का सिर्फ बेस बताया गया है। तो कहाँ से नोट करना है मुझे, कितना स्क्रॉल करना होगा मुझे बता देना, ऊपर नीचे जो भी करना होगा बोल देना, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मानसवी, सानवी, मोहित। स्क्रॉल करना है मुझे बता देना, कहाँ से क्या स्क्रॉल करना है, कितना करना है। ये ईयर 1 और ईयर 1 ना एक दूसरे के सामने ही लिख लेना चाहे तुम लोग, कंपेयर करने के लिए थोड़ा इजी होता है। ये हमारा ईयर 2 था। मतलब एवरी ईयर 10 ईयर्स तक इस तरीके से अकाउंटिंग होती चली जाएगी। नोट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं क्लास एंड कर दूंगी। मैम मैंने कर लिया नोट। सानवी, मोहित, सानवी, मोहित, यस मैम। नोटिंग हो गई है? डन? डन मैम। ओके, मोहित, मोहित, इसको तो आवाज ही नहीं आती भाई। मोहित, इसका तो पता नहीं क्या चलता है। चलो मैं एंड करती हूँ, आई थिंक हो गया होगा, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मैम हमारी कल हो। हाँ बोलो। हो गया। ओके, मैं मोहित को बोल रही हूँ, पता नहीं कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। पूछ रही हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पता नहीं क्लास में बैठा भी है या इधर उधर है कहीं।
कहाँ हो भाई तुम? क्लास में बैठते भी हो, इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो ऑन करने के लिए। पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो। सबसे ज्यादा डाउट तुम्हारे ऊपर रहता है मुझे। मोहित तुम्हें ही बोल रही हूँ भाई, कुछ नहीं पता उसे। चलो ठीक है, एंड करते हैं हम, ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। और जितना ये है इसको रिवाइज करके आना, जीएसटी के क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको कंप्लीट करना, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय।